हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जेईई मेन 2020 में पूछा गया है और नंबर ऑफ सोल्यूशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या सोच के आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें किस तरह से हमें सोचना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से सोचो कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, और फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, 3 पावर x इंटू 3 पावर x माइनस 1 प्लस 2 बराबर मॉडुलस 3 पावर x माइनस 1 प्लस मॉडुलस 3 पावर x माइनस 2। सॉल्व कैसे करें इसको, सोचो। कुछ मतलब यहाँ पर 3 पावर x का भी यूज़ किया गया, पर एक बात ध्यान दो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे इक्वेशन में, और देखो इसमें तो तुम्हें ना इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन ही बताना है। ठीक है, ये कैपिटल एस कह दिया, जैसे इसमें मान लीजिए 4 सोल्यूशन आएंगे तो कैपिटल एस में वो 4 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके 4 रूट्स x बराबर 1 2 3 4 मान लीजिए आ गए, तो कैपिटल एस बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 4, मतलब जो कैपिटल एस है वो इसके रूट्स के लिए सेट बनाया गया है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल द रियल रूट्स। ठीक है, तो इसके जितने रियल रूट्स होंगे उन्हीं से ये कैपिटल एस बनेगा। तो मतलब कि इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओवरऑल तुमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि देन एस कॉन्टेन कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट, 1 एलिमेंट। तो इसके जितने रूट्स होंगे, कैपिटल एस जो सेट है उसमें वही तो जो है एलिमेंट्स के रूप में जाएंगे रूट्स। ठीक है, रूट्स मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए उसे रूट्स कहते हैं, अरे रूट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके 2 या 3 रूट्स होंगे या 4 रूट्स होंगे तो कैपिटल एस जो सेट है उसमें वही जो रूट्स हैं उन्हीं से उसे बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें 10 11 12 13 14 15 मान लीजिए रूट्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एस में क्या लिखेंगे, कैपिटल एस लिखेंगे ब्रैकेट में 10 11 12 13 14 15, तो कुल मिला के रूट्स की संख्या। तो क्या सोच रहे हो आप लोग कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ। हाँ देखो, सबसे पहली बात इसमें जो है 3 पावर x कई बार आ रहा है। देखो 3 पावर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक काम करो, सबसे पहले 3 पावर x को ही गायब कर दो। 3 पावर x को क्या मान लोगे, t मान लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि 3 पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो t हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे हम ये बात के लिए हम ये नोट कर सकते हैं कि भाई t मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 पावर x बराबर t माने हो तो x की कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो 3 पावर x हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, कि ये t पॉजिटिव होगा। जैसे कभी हम ऐसा कहते हैं कि x स्क्वायर बराबर t, तो पक्की बात है कुछ भी हो जाएगा अंत में, मतलब t की जो वैल्यू है आप सिर्फ ये लेने के लिए अलाउड हो। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर को आपने t मान के तब आगे बढ़ाया, भले t का कुछ भी हो रहा है पर अंत में t की वैल्यू 0 या 0 से अधिक ही लेना, क्योंकि x स्क्वायर को आपने t माना और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब आपने 3 पावर x को t माना है तो 3 पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तक नहीं हो सकता, 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है जब 3 पावर x 0 से बड़ा ही होता है तो t की वैल्यू भी 0 से बड़ी ही होगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने बता दिया, हो सकता है कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर दें, इसीलिए इसको जान लो। चलो फिलहाल इसमें 3 पावर x कई बार दिख रहा था, तो 3 पावर x को हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, तो एग्जाम में जब आएगा तो मान लोगे ना। चलो जब 3 पावर x को जब तुमने t मान ही लिया है तो t इंटू टी माइनस 1 प्लस 2 बराबर मॉड के अंदर t माइनस 1 प्लस मॉड के अंदर t माइनस 2। कितना सिंपल दिख रहा है ना, बहुत सिंपल हो गया है ना। अब ये आ गया t स्क्वायर माइनस टी और प्लस 2 बराबर मॉड t माइनस 1 प्लस मॉड t माइनस 2। ठीक है, अब तुम जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें तुम राइट वाले पार्ट का ग्राफ और लेफ्ट वाले पार्ट का ग्राफ दोनों तुम जानते हो। इक्वल के राइट में मॉडुलस जब ऐड किया था, फंक्शन में मैंने पढ़ा रखा है ना, कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है 2 मॉड x माइनस 1 प्लस 3 मॉड x माइनस 4, कुछ भी ऐसा दिया रहे, माइनस प्लस कुछ भी कर दें यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ये सब मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो जिनको यदि इसको फिर से देखना होगा या जो है जिन बच्चों ने एकदम ही नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सब पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ लिए होंगे, भूल गए होंगे, तो उन्हें तो फिर से देखना पड़ेगा, और कोई बच्चे एकदम नहीं पढ़े होंगे, कभी देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, तो वो जान ले, फंक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट में चले जाना।
ठीक है, ज़्यादा नहीं खोजना पड़ेगा इधर उधर। आप सीधा फंक्शन प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पर लाइन से देख लीजिएगा, एक लेक्चर जो है इसी पर बेस्ड है, तो देख लेना कैसे बनता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, जब हम ऐसे क्वेश्चनों में आते हैं और इक्वल के राइट और लेफ्ट दोनों का हमें ग्राफ पता होता है, तो दोनों का ग्राफ बना लेते हैं, और जितनी बार दोनों को बराबर होना होता है या जितनी बार दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उतनी ही बार दोनों बराबर होते हैं। जैसे लेफ्ट वाले ग्राफ ये है और राइट वाले ग्राफ ये है, मान लीजिए किसी जगह पर, तो कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है fx बराबर gx और आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन, आपने fx का ग्राफ बनाया, ये मान लीजिए fx ग्राफ है, ये मान लीजिए gx का ग्राफ है, दोनों ने एक दूसरे को 3 बार काटा, तो इसका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वो 3 सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसके कितने सोल्यूशंस होंगे? इसके 3 सोल्यूशंस होंगे, 3 अलग अलग सोल्यूशंस होंगे। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा कि ये तीनों सोल्यूशंस क्या हैं, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। बस कहा जा रहा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। अगर कहा जाए तो जितनी बार काटता है उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब इन दोनों तरफ के ग्राफ को बनाए कैसे, ठीक है, ये एक मुद्दा है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले राइट वाले का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा, मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। देखो, इसको हम एक अलग फंक्शन और इसको एक अलग फंक्शन मान करके तब सॉल्व करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसका जो ग्राफ है इसको हम मान लेंगे, मान लीजिए y बराबर कुछ ऐसा कर लें t-1 प्लस मॉड के अंदर t-2, और लेफ्ट वाला जो है y बराबर t² माइनस t+2, इन दोनों को y मान करके हम दोनों ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये t एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, ठीक है। हम इसको p बराबर मान सकते थे, इसको भी p बराबर मान सकते थे, कुछ भी मन करे मान लो। तो हमने क्या किया, इसको भी y मान लिया, उसको भी y मान लिया, तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें 1 पर, इसमें देखो t बराबर 1 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, t बराबर 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। और ये कैसे होता है, फंक्शन चैप्टर में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है, एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है। मॉड के अंदर वाला जो टर्म होता है ना, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन होता है वो 0 जब होता है तो वो वाला एक नोट कर लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू, और उस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 कब हो रहा है, t बराबर 1 पर, ये 0 कब हो रहा है, t बराबर 2 पर। तो यहाँ पर इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, 1 और 2, ठीक है। तो t बराबर 1 पर पहला वाला मॉड 0 हो रहा है, t बराबर 2 पर दूसरा वाला मॉड 0 हो रहा है। तो t बराबर 1 पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर देखो t बराबर 1 पर हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, 1 आ रही है, ठीक है। t बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1, और t बराबर 2 रखेंगे तो भी y बराबर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है वो 1,1 और 2,1 से पास करने वाला ग्राफ है। ऐसे मिला देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये 0 कब हुआ वो t नोट कर लिया, ये 0 कब हुआ वो वाला t नोट कर लिया, t बराबर 1 और t बराबर 2 इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है। तो t बराबर 1 पर y की वैल्यू जो मिल रही है 1,1 से पास हो रहा है, और t बराबर 2 पर y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो साला 2,1 से भी 2 पास कर रही है। अच्छा, t की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा होगी तो y की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, तो इसको ऐसे बढ़ा दो। अरे देख लो ना, कॉमन सेंस है, t बराबर 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रखते जाओ, ऑटोमेटिक y बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बना दो, और t की वैल्यू 1 से कम करते चले जाओ, 0 ले लो तो 3 हो गया, है ना। -1 ले लो और बढ़ जाएगा, -2 ले लो और बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये जो राइट वाले ग्राफ है ना, ये राइट वाले ग्राफ है, ठीक। जैसे देखो, अगर तुम्हें y बराबर mod x - 1 प्लस mod x - 2 और प्लस mod x - 3 ग्राफ बनाना है, तो x बराबर 1 पर देखो y कितना मिल रहा है, x बराबर 2 पर देखो y कितना मिल रहा है, x बराबर 3 पर देखो y कितना मिल रहा है। इससे पता लग जाएगा ये कौन से 3 जगहों से पास हो रहा है, ठीक है। सबको ऐसे ऐसे मिला देते हैं, और फिर सबसे लास्ट में देखो सबसे बड़ा x कौन सा है, 3 है ना, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है 3 से ज़्यादा जब x होने लगता है, सबसे राइट वाला जो x होता है या नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, तो उससे ज़्यादा जब हम x के लिए बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, तो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, और इसको ऐसे ऐसा मैंने बताया हुआ है, तुम लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ो। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब t² - t+2 का ग्राफ कैसे बनाओगे खुद सोचो। ये एक पैराबोला है ना, t² - t+2 ये पैराबोला है,
तो चलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 + 2 ऐसा लिख सकते हैं। देखो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया तो टी स्क्वायर प्लस 1/4 कट जाएगा, ठीक है, और -t + दिस, ठीक है। तो y बराबर t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1/4 और तो ये बन जाएगा 7/4। समझ में आ रही बात, देखो। हाँ तो चलिए, तो ये जो है जो लेफ्ट वाला ये एक पैराबोला है और 1/2 पर इसका स्लोप, जाहिर सी बात है इस पूरे की जो सबसे कम वैल्यू मिल रही है t बराबर 1/2 पर मिलेगी, है ना। अगर 1/2 ले लोगे तो इसकी सबसे कम है। और वैसे तुम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, dy/dt बराबर 0 कर लो तो 2t माइनस 1 बराबर 0, t बराबर 1/2 आ जाएगा। मतलब पता चलता है t 1/2 पर इसकी सबसे कम वैल्यू मिल रही। क्यों? क्योंकि इसके बाद d2y/ds² जब d2y/dt² जब निकालोगे इसका, ठीक है, इसका जब d2y/dt², ये क्या है, ये dy/dt था तो ये बराबर 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। पता है ना डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू होती है। तो बहुत कुछ मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल 1/2 पर इसकी सबसे कम वैल्यू है, तो 1/2 पर जब इसकी सबसे कम वैल्यू है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से चला जाएगा। हाँ 1/2 पर इसकी जो सबसे कम वैल्यू मिल रही है, तो हम जब इसका ग्राफ बना रहे हैं तो 1/2 पर सबसे कम वैल्यू है और ये ग्राफ ऐसे है और ये जाके इधर भी काटेगा, ध्यान रखना। इस समय 2 रूट जैसा लग रहा है पर हमें पता है कि t को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ध्यान दो। तो अब बताओ कितनी बार दोनों ने काटा है, इस ग्राफ ने और इस ग्राफ ने एक दूसरे को कितनी बार काटा और t पॉजिटिव लेना है। t पॉजिटिव का मतलब उधर वाला t लेना है, इधर वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो सिर्फ एक बार कट हो रहा है ना राइट में। 2 ग्राफ एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं वही सोल्यूशन होता है और जितनी बार कट करते हैं उतना नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों ने एक दूसरे को एक बार काटा। अगर t की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है तो t की वैल्यू, और ये t एक्सिस है क्योंकि अब हम t और y में एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। तो हमें चूंकि t की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, 3x की वैल्यू है ना, अब t की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, 3x बराबर नेगेटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिलहाल 3x की वैल्यू जो है वो t के बराबर है और t पॉजिटिव ही होगा, तो सिर्फ एक बार काट रहा है, ठीक है, इसलिए। और ये 1,1 ये वाला पॉइंट नहीं है, 1,1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये एक बार काट रहा है, इतना हमें पता चल गया है। तो जब एक बार काट रहा है तो एक ही सोल्यूशन होगा। तो कैपिटल एस जो है ना इसके रियल रूट्स से बना हुआ है, तो कैपिटल एस में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो यहाँ होगा, ठीक है, और ये एक सिंगलेटन सेट होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो कैपिटल एक्स जो है वो सिंगलेटन सेट आ जाएगा, मतलब कि इसका सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैपिटल एस में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।